लैंग्वेजेस ऐसे रहे देखिए, प्लेस में, कुछ हमने और ऐसे। हाँ, आपने सवाल अच्छा किया। हम सिर्फ मराठी को चिपक के नहीं रहे, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल प्लेस को चिपक के नहीं रहे, हमने बहुत से रियलिस्टिक प्ले भी करे हैं बहुत। और चिल्ड्रन थिएटर करने में पहला साउथ इंडिया में थिएटर ग्रुप ग्रिप्स थिएटर, जो जर्मनी का एक स्पेशल फॉर्म है ना, अलग फॉर्म है, एडल्ट्स विल एक्ट एज ए चिल्ड्रन, ग्रिप्स थिएटर, वो करने का सम्मान सिर्फ रंगधारा को ही मिला है, मान, रिस्पेक्ट। इसकी शुरुआत भी 1974 में यहाँ पर हुई। उसमें गोडसे साहब, मेहरा साहब थे हमारे दोनों, मैक्स मुलर भवन, उन्होंने बहुत से ग्रुप्स को बुलाया था, उनके इंटरव्यू लिए गए और उसमें से हम लोगों को सेलेक्ट किया गया, जिसका नाम, प्ले का नाम है चुक चुक भैया तालम साहब, स्टॉकलॉक मिलीपिली। जो जर्मन प्ले का ट्रांसलेशन है, जिसमें गाने भी है, जिसमें बच्चों के लिए प्ले भी है, और वो शांता गांधी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, जिसको डॉक्टर नॉबर्ट जे मायर 3 महीने के लिए वहां से आए थे। एक वर्कशॉप के जैसा काम चलता था, प्रोडक्शन होता था वर्कशॉप के जैसा, दिन रात मेहनत होती थी। दशहरा और दिवाली ये दोनों भी नहीं मनाए हम लोग, क्योंकि वो हंसता था आदमी, बोलता था व्हाट इज दिस, टी ब्रेक क्या होता है, तो वो करते हैं। और उसका एक्सपेंसेस बहुत ही एक्सपेंसिव था प्रोडक्शन। उसके प्रोडक्शन अलग अलग तरह के मतलब मैक्स मुलर भवन ने करवाए हमारी, और जब से हमारा मैक्स मुलर भवन का रिश्ता जम गया। और जितने भी प्लेस मैंने किए हैं, स्ट्रॉन्गर सुपरमैन, जिसमें विनय वर्मा है, अबाउट मेन कैरेक्टर, कैलिपर के ऊपर 2 महीने विनय वर्मा रिहर्सल करते थे, कैलिपर पेन के, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर सुपरमैन है, वो लंगड़े हैं, कैलिपर पेन के चलना है, कुबड़ी लेके चलना है। उसके बाद खेले तो कहाँ खेले, उसके बाद गुड्डी पप्पू मुन्ना प्ले के टेलीविजन के अगेंस्ट थे, बच्चों के ऊपर क्या होता है असर, यानी मैक्स मुलर भवन के भी हमको प्ले मिले बहुत, तो रंगधारा बदल गई वहां पर। तो सर, ये जो मैक्स मुलर भवन और रंगधारा के बीच में ये एक तरह का कोलैबोरेशन में एक वर्कशॉप प्रोडक्शन हुआ, इसके बारे में कुछ और थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि किस तरह ये पूरा डेवलप हुआ, कैसा ये प्रोसेस हुआ, उसके बारे में। डॉक्टर नॉबर्ट जे मायर वो जर्मनी से यहाँ आए थे, म्यूनिख से। अच्छा। और उनका तरीका वर्कशॉप करने का या प्रोडक्शन करने का ऐसा था कि वो सुबह 9 बजे स्टार्ट कर देते थे वर्कशॉप, फिजिकल वर्कशॉप, मतलब एक्सरसाइजेस कराते थे, वार्म अप एक्सरसाइजेस कराते थे, फिर उसके बाद वॉइस एक्सरसाइजेस कराते थे, फिर उसके बाद माइंड के लिए एक्सरसाइजेस कराते थे। ये ऐसा 1 बजे तक होता था, 4 घंटे 3 घंटे, 12 साढ़े 12 तक होने के बाद फिर लंच हो जाता था। लंच होने के बाद यानी फुल डे प्रोडक्शन, मतलब फुल डे वर्कशॉप चलता था। उसके बाद जो प्ले के जो सीन्स रहते थे ना, वो सीन नहीं देते थे, लेकिन वो सीन का टॉपिक देते थे। टॉपिक देने के बाद हम लोगों को इम्प्रोवाइज करो बोलते थे, डायलॉग्स बाद में देते थे। ये ऐसा 2 महीने तक चला, क्योंकि जब तक सेट की प्रॉपर्टी बन जाती थी, क्योंकि सेट अलग था, लोकोमोटिव मोटिव था, वो स्पेयर पार्ट्स अलग स्पेयर पार्ट्स हो जाते थे उसके, उसको असेंबल करना वगैरह ये सब प्रोडक्शन में होता था, प्ले में। लेकिन वो वर्कशॉप के अंदर ही आता था, यानी वर्कशॉप करते करते प्ले रेडी हो जाता था। और ये 2 महीने तक 3 महीने तक चला। टी ब्रेक अगर हम बोलते ना, वो बोलते थे टी ब्रेक, ये टी ब्रेक क्या है। अच्छा, इतना रहने के बाद वो आदमी वेजिटेरियन था। अच्छा। वो आदमी ताजमहल के जैसे होटल में ठहरते थे वो, बिल्कुल। और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। मैंने तो सीखा क्योंकि मेरा दिमाग में हमेशा डायरेक्शन की बात रहती थी, यानी अगर मैं इधर से डायरेक्शन दूंगा तो क्या क्या मुझे इस टाइम आगे काम आएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। हालांकि चुच्ची भैया का काम मेन रोल तो मेरा ही था उसमें, और बहुत ही अजीब चीज़ें सीख। टाइम के अंदर आपको कपड़े बदलने के लिए 30 सेकंड है, रूता जो बोलती जो थी ना, वो टीचर का भी काम करती थी, बूढ़ी का भी काम करती थी, तो उसको 30 सेकंड के अंदर जाके साड़ी बदल के आने का रहता था।
30 सेकंड के अंदर जाके वो बेचारी साड़ी बदल के आ जाती थी। यानी अजीब था। कॉस्ट्यूम कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बदले जाते हैं, वो भी माया साहब से सीखा। और गाने के जो ट्यून्स थे हमारे वसंत गोडसे साहब ने बिठाए थे। वाह, विजय साहब ने गाना गाया था, लाइव सिंगिंग, और हम सब लोग गाते थे। लाइव चली 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 हमारी रेलगाड़ी चली, क्या गाने थे। और एक लोरी की थी, सो जा मेरे इंजन सो जा बोल के, आप सुनेंगे तो वहाँ से मैक्सवेल होम का रिश्ता बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने मैक्सवेल होम के साथ एक इंग्लिश प्रोडक्शन भी किया, फायर रेजिस्ट आतिशबाद बोल के हिंदी में किया। इंग्लिश में फायर रेजिस्ट मैक्स फिक्स का प्ले वो त्रिवेंद्रम में जाके किया। और मैं हो सके उतना मेरे साथ ही और एक डायरेक्टर मतलब को डायरेक्टर बोल के लगा लेता था। भास्कर राव कुलकर्णी मेरे साथ थे को डायरेक्टर उसमें। तो अब सवाल ये होता है कि को डायरेक्टर लेके कैसा कर सकते थे आप, यानी दो डायरेक्टर, दोनों के विचार कैसे अलग होते थे, दोनों के विचार कैसे एक होते हैं। तो मैं बोलता था भास्कर राव ये मैंने ब्लॉकिंग की है, आपको कैसे मैंने क्या क्या किया उनको समझाता था। जब वो मेरे को बोलते थे कि आपके ऑप्शन से मैंने ये किया है, तो वो हम जम जाते थे। कुछ कोरस के सीन उन्होंने करते थे, कुछ कोरस के सीन मैं करता था। और बाद में हम दोनों डिस्कस करते थे, नहीं भास्कर राव ये बराबर नहीं आया। तो हमने अंग्रेजी में भी प्रोडक्शन किया है त्रिवेंद्रम में जाके। तो वो मैक्सवेल होम ने स्पॉन्सर किया था मैक्स फिक्स का प्ले। इंडो जर्मन का वीक था शायद, जर्मन कॉन्सुलेट से उनको फाइनेंस मिला था। तो रंगधरा ने एक भाषा में प्ले नहीं किया है, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, अच्छा, ये सब भाषा में प्ले किए हैं। तेलुगु में भी किए हैं प्ले। तेलुगु में प्ले किए हैं बोले तो जो पहला प्ले था हुज लाइफ इट्स एनीवे, असमर्थरू जैत यात्रा, उसमें जो भी कमाल की थी। उसमें तो मैंने कहा था कि रविंद्र भारती में पूरे तेलुगु के एक्टर्स तो मेलोड्रामा बहुत तो रहता है उनके पास, तो उनके वॉइस अच्छे रहते हैं। तो असमर्थरू जैत यात्रा, हुज लाइफ इट्स एनीवे, मैंने सेट डिजाइन मैंने की थी क्योंकि अनंता को उस वक्त टाइम नहीं था। और जिनको मैंने कहा था कि लाइटिंग करो, वो साहब ने कहा कि मैं लाइटिंग नहीं करने वाला हूँ, उनका पर्सनल कुछ था उसमें। तो उसमें विद्यासागर बोल के जो सिनेमा का हीरो है उसने काम किया था। उसके बाद शकुंतला बोल के एक है, रत्ना बोल के उनकी बीवी है, उन्होंने काम किया था। और चिट्टा शंकर बोल के मेरा दोस्त रामचंद्र चंडाल, ही इज नो मोर नाउ, चंडाल बोल के लगाता था उन्हें, अच्छा, अपना निकनेम चंडाल रखा था उसने। लेकिन विदाउट, मेरे कंडीशंस क्या थे कि मेरे सामने सिगरेट नहीं पीना पहला, और रिहर्सल में सभी लोग बैठे रहना दूसरा, विदाउट माइक्रोफोन करना है, माइक विदाउट माइक रविंद्र भारती में शो करना है, रविंद्र भारती में हुज लाइफ इज एनीवे, असमर्थरू जैत यात्रा, बिना माइक के फिर ये हो पाया? बिना माइक का बराबर हुआ शो। ऑफकोर्स लोग सुनने के लिए आते हैं, ये मेरा भरोसा है। अगर आप सुना सकते हैं अच्छा तो सुनाइए ना। लोग देखने के लिए आते हैं, अच्छा सुनने के लिए आते हैं। अगर मैग्नीट्यूड अगर वॉइस हो गया तो वो एक बार फिर गड़बड़ हो गई तो माइक नहीं वो बोलते हैं। और मुझे भरोसा था, तो उन लोगों ने कोऑपरेट किया मेरे साथ। और जो विप्लव का जो एक्टर था विद्यासागर, वो बहुत ही जोर से आवाज़ उसकी बहुत अच्छी थी। 1.5 घंटा उसको स्ट्रेचर पे सुना दिया था। स्टोरी कि वो मरना चाहता है, वो एक्सीडेंट में, उसका सिर्फ मुंडी बात कर सकता है, लेकिन हाथ पैर वगैरह कुछ हिल नहीं सकते उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बड़ी फिल्म है, तो प्ले भी है। तो उसका मैंने शो किया तेलुगु में हमारे ग्रुप में, और शो बहुत सक्सेसफुल रहा, असमर्थरू जैत यात्रा। उसके बाद दूसरा प्ले किया मैंने लिफ्ट प्ले में भी एक लिफ्ट के अंदर एक कपल मिल जाता है, वो बोला मैं डाइवोर्स लेना चाहते हैं, डाइवोर्स। तो लेकिन वो डाइवोर्स लेने के बाद लिफ्ट बीच में रुक जाता है। लिफ्ट का सीन मैंने बनाया था। लिफ्ट के अंदर से वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं। अच्छा, डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? तो ये हस्बैंड जो है उसको नाटक करने वाला आता है, तो घर में के बीवी के कॉस्ट्यूम, कपड़े, गहने वगैरह बेच के नाटक करना चाहता है, वो करते रहता, घर में खाने को नहीं रहता। तो वो बच्ची, वो बीवी उससे इस्तीफा मतलब डाइवोर्स लेना चाहती है। तो वो नाटक होने के वक्त कंपटीशन में था, निहारी का कंपटीशन था। तो जंजाला बोल के प्रोड्यूसर आए थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इसमें जो बेस्ट हीरोइन और बेस्ट हीरो को जो मिलेगा उसको मैं सिनेमा में ले लूँगा। तो उसमें बेस्ट हीरोइन
तेलंगाना शकुंतला जो फेमस तेलुगु की एक्ट्रेस है हाँ 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 अब हाँ, थी, हम्म, उसको मिला। और विद्यासागर को बेस्ट हीरो मिला। हाँ तो विद्यासागर को जंजाला ने सिनेमा में ले लिया। उसका नाम है श्रीवारी लेखा प्रेमावारी लेखा। वाह, मतलब वहीं से उनका ऑडिशन और वहीं सिलेक्शन से ऑडिशन खत्म हुआ और ये ताजुब लगा। तेलुगु में मैंने डायरेक्ट किया था प्ले। अरे ये प्ले बड़ा अजीब है ना। तो सर रविंद्र भारती जैसे वेन्यू में ये प्ले करने का एक एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा? देखिए दीप्ति, आपको एक बात बताऊं कि रविंद्र भारती की तरफ मेरा अट्रैक्शन इतना था कि बचपन से ही सोचता था कि बचपन में मैं एक बार रविंद्र भारती को आया था तो मुझे ये लगता था कि रविंद्र भारती में मेरा एक ना एक दिन नाटक करके ही रहूंगा मैं। और वो सब इच्छाएं मेरी पूरी होती चली गई। देखिए 2 तेलुगु नाटक हुए मेरे, हाँ। उसके बाद के बहुत से नाटक मेरे रविंद्र भारती में हुए हैं। लेकिन वो इच्छा जो थी ना, एक जो जिद थी या एक पागलपन था, समझिए जो भी था, क्योंकि रविंद्र भारती का पता नहीं उसके बाद भी बहुत से खुली जगह पे भी किया हूँ, बहुत से छोटे छोटे स्पेस में भी किया हूँ, ओपन थिएटर में भी किया हूँ। लेकिन ये एक बड़ा अजीब मतलब बचपन से जहाँ हाँ। देखने आया करते थे हाँ। थिएटर, वहाँ से मतलब वहाँ से वो अट्रैक्शन था ना। शाली बंडे से रविंद्र भारती पैदल चलते आना, पैदल एक पागलपन था और वो पूरा हुआ। बड़ी खुशी हुई मुझे। अभी तेलुगु में अभी दूसरा एक नाटक किया था मैं, लिफ्ट हो गया, असमर्थ जयत्र यात्रा हो गया, उसके बाद बत्कीनादी कॉलेज, जू स्टोरी की मैंने बात की थी, करूँगा मैं इसके बाद हिंदी में भी किया। जू स्टोरी तेलुगु में भी की मैंने। अच्छा, तेलुगु में करने के बाद बत्कीनादी कॉलेज वो भी एक कंपटीशन में की थी और वो भी रविंद्र भारती में की थी, जिसमें एक आदमी यानी मेंटली कैसा, जो एक कैरेक्टर जो था सिद्धार्थ का, उसको क्या बोलते हैं, उसको पोलियो था पैर को। मैंने उसको पूछा KLN राव మీరు నాటకంలో పని చేస్తారా? లేదు సార్, నాకు పోలియో ఉన్నది, నేను ఎట్లా చేయాలి? అది మీకు పోలియో లేదు సార్, ఏం లేదు, మీరు साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ఉన్నది మీకు। तो उसको मैंने इतना हिम्मत दिलाई कि उन्हें पोलियो है तो भूल गया। मेन कैरेक्टर उसने सिद्धार्थ का किया, अरे उसमें सक्सेस है मेरा, क्योंकि एक आदमी जिसको पोलियो है वो समझता है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चेष्टा सर तेलुगु में वो भी किया मैंने। ये हुआ जू स्टोरी का जू स्टोरी का अडॉप्टेशन भी किया मैंने। यानी ये सब रंगधारा की मेहनत पे हुआ है। तो इस दौरान सर रंगधारा की तरफ से जू स्टोरी, गोदो की बात करी हमने, ऐसे और कौन से खास प्रोडक्शंस आपको याद आ रहे हैं उस दौरान जो स्टार्टिंग में रंगधारा के? देखिए स्टार्टिंग में रंगधारा के जब से सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम जो प्रोडक्शंस हुए हैं हमारे, यानी जो ज़्यादा हुए हैं, वो है चिड़ियाघर की कहानी यानी जू स्टोरी। अच्छा। यहाँ पर भी हुए हैं, हैदराबाद में भी हैं। हैदराबाद में तो बहुत सी जगह पे हुए हैं, किसी के घर पे हुए हैं, किसी के मतलब अलग अलग जगह हुए हैं। बॉम्बे में भी हुए हैं, जहाँ बॉम्बे में हाँ, जहाँ पर विजया जी मतलब सुलभा देशपांडे आविष्कार ने करवाए हैं, तेंदुलकर साहब ने देशपांडे जो अभिनेत्री हैं, सुलभा देशपांडे और शफात खान। अच्छा। ये लोग सभी लोग थे। और सत्यदेव दुबे भी आए थे देखने के लिए। छबीदास ने करवाया था। चिड़ियाघर की कहानी बोलती, चिड़ियाघर की कहानी बोलते उसका अडॉप्टेशन किया है कदरी साहब ने, गोडसे साहब ने। उसके शो मैंने किए हैं बहुत से। और उसके भी बड़ी ताजुब की बात यह है कि जब लाइट्स नहीं थे ना, तो उसका शो हम दिन में भी करते थे, रात में भी करते थे। अब उसका ही ट्रांसलेशन मराठी में, ताजुब की बात करेंगे, आपके नांदेड़ में कंपटीशन था, अम्बेडकर कुछ स्पर्धा थी, तो मराठी के लिए हमने उसका एप्लीकेशन दे दिया था। अब मराठी में ट्रांसलेशन कहाँ से करना है, तो राजीव कुलकर्णी बोलते जो मेरे साथ लड़का काम करता था ना, तो वो लड़का उसने ट्रेन में हमने ट्रांसलेशन किया, बैठे ट्रेन में दोनों भी, क्योंकि मैं मेन रोल सिद्धार्थ का रोल करता, पुरुष का रोल करता था पुरुषोत्तम, वो सिद्धार्थ का रोल करता था।
तो बस ट्रेन में ट्रांसलेशन किया। अच्छा मज़ा तो वहाँ आई, कहाँ, नांदेड़ में। नांदेड़ में जाने के बाद हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तानी में बात कर रहे हैं। अरे वो तू उधर रख रही राजू, तू इधर रख रही, वो जो है ना जहाँ गए वहाँ जो स्टोरी करते थे। हमारा एक बेंच परमानेंट प्रॉपर्टी थी, वो बेंच फोल्डेबल था, पूरा फोल्ड हो जाता था। पैक करते थे, बस पे डाले चले गए, ट्रेन में डाले चले गए। उसको मेकअप वगैरह करते नहीं थे हम वहाँ। मेरा जुब्बा, मेरी पैजामा, मेरा शर्ट, वो दाढ़ी राजू का इन शर्ट और उसके कपड़े, उतने ही। लेकिन जू स्टोरी में चिड़ियाघर की कहानी में पूरा हैदराबाद आपको नजर आएगा। लोकेशन जो लिए थे ना गोडसे साहब ने पूरे, यानी चार मीनार से लेके, जू से लेके, उस्मानिया हॉस्पिटल से लेके, रेडी मेहंदी से लेके, ये सब। उसमें का एक डायलॉग बड़ा अच्छा है, ये पुराना पुल कितना पुराना होगा, पुराने लोग इसे नया पुल कहते थे, और नए लोग उसको पुराना पुल कहते हैं। क्या डायलॉग है। और चिड़ियाघर की कहानी में और एक मजा आ गई थी बॉम्बे में, मेरे को याद आ रहा अभी कि हमारा कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर तो सिद्धार्थ का कैरेक्टर, वो आउट ऑफ वे जाके ऑडियंस से पूछता था कि बोले वो कुत्ते को, उसमें एक स्टोरी है कि कुत्ते को जहर डाल के गोश्त खिलाने को लाता मैं, लेकिन वो जहर का असर कुत्ते पे नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये पूछते हैं, ऑडियंस पूछता है, यूं भी हमें किसी का गला काटना हो तो पहले उसे हम खिलाते पिलाते हैं ना। हाँ? अरे हमारे ऑडियंस से पूछता है और फिर कैरेक्टर में रहता है, फिर बोलता है ऑडियंस को आके कि यूं भी हमें अपने करने का दूसरों पर क्या असर होता है ये जानना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? यूं तो हम दोस्ती किसी से भी कर सकते हैं, इससे उससे, खून से, पीप से, फोड़ों से, इससे उससे, लेकिन आईने से दोस्ती नहीं कर सकते हम। क्योंकि आईने में अपनी तस्वीर दिखती है ना। ये डायलॉग बहुत यानी अजीब है। अब उसी को, उसका प्रयोग मराठी में पुणे में किया। अनंता मेरी जगह पे गया था, यानी कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए थे। अनंता ने पुणे में इसका शो किया, अनंता ने बॉम्बे में भी इसका शो किया, गोश्त और प्राणी संग्रहालय की बोल के, जो मराठी में हमने ट्रांसलेट किया था ना राजू कुलकर्णी ने। इतने सारे जो लोग आए, आप कह रहे थे सत्यदेव दुबे जी आए, सुलभा देशपांडे जी आए, इन सबकी क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत ही अच्छी अजीब प्रतिक्रिया रही कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो मूवमेंट्स तुमने दिए हैं जू स्टोरी के, वो थिएटर के अब्सर्ड के नहीं, माना अब्सर्डिटी तो वही है, क्योंकि रियलिटी लाइफ में अब्सर्डिटी रहती है। रियल लाइफ में देखिए ना, हम 1 मिनट में बात करते रहते हैं, विषय को छोड़ के फिर दूसरी बात करते हैं, लेकिन विषय तो एक ही रहता है। जैसा हम बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, तुम्हारी और मेरी पहचान भी नहीं है, तो बस कितने बजे आएगी, हाँ भाई वो है, ठीक है। अच्छा तुम्हारी वो सैलरी का क्या हुआ, सैलरी का क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं हम। अच्छा सैलरी की बात करते हैं, अच्छा आपने वो सिनेमा देखा है क्या, अरे लेकिन ठहरे हुए बस के लिए बात तो ये कर रहे हैं आप। यानी ट्रेन में बैठी जब सामने वाले से बात करते हैं हम, जिसका कोई संबंध नहीं रहता अपना, ट्रेन से उतरने के बाद चले जाते हैं अपन, फिर खत्म। यानी ये जो अब्सर्डिटी है ना, तो उन्होंने ताज्जुब इस चीज का हुआ कि तुमको, मेरे को एक जगह मारता है। हाँ। वो मारते वक्त मुखा इतना जोर से लगता है कि पूछी, सुरवा जी ने पूछा था की भास्कर तुम्हाला मार लागत नाही का? अहो म्हणलं मला त्या हातावर मी ज्यावेळेस तो मारत असतो ना, त्यावेळेस मी माझ्या हाताचे मसल्स, गंडाचे मसल्स वगैरे टाइट करतो अगदी। त्या डायलॉगवर मसल्स टाइट करने का, बिल्कुल टाइट करने होता है, और वो बराबर उसी वर्ड के ऊपर मारता है। मतलब ऐसा आपने प्रैक्टिस कर ली थी। और एक जगह पे उन्होंने पूछा था कि तुम, वो मेरे नाइफ के ऊपर जंप लेता है सुसाइड करने के लिए, और जब सुसाइड करता है तो नाइफ पे जंप लेने के बाद उसके मुंह से खाली उसका फेस ऑडियंस की तरफ रहता है, खाली मुंह खोल देता है, उनकी आंखें बड़ी कर देता है। और जब मैं चाकू निकालते रहता हूँ ना, तो बहुत जोर से चीखता है इस तरफ से। तो वो भी पूछा गया, तो मैंने कहा कि भाई देखो, गांव में आप चलते हो ना, या कहीं चलते हो, तो बबूल का कांटा अगर पैर में धस जाता है ना, तो धसते वक्त तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उसको निकालते वक्त तकलीफ होती है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन था प्ले का। एक और प्ले जिसके बारे में हम काफी सुनते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, उसका नाम था एक्सेप्शन एंड द रूल। एक्सेप्शन एंड द रूल ये टोरंटो यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, ब्रेक इन इंडिया बोल के, और वो ड्रामेटिक
की जो स्टूडेंट थी वहाँ से आई थी यहाँ पर लेके, तो उन्होंने बताया था कि भाई थ्योरी ऑफ एलिनेशन जो है ब्रेथ का, तो ब्रेथ के बारे में इंडिया में कैसे कैसे लोग आते हैं, और उन्होंने स्क्रिप्ट भी लाई थी एक्सेप्शन इन द रूल बर्टॉल्ट ब्रेथ की। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो प्ले है प्रोडक्शन जैसो एक हम एक एलिट क्लास के लिए करेंगे, जो लिटरेसी मतलब जिससे एकेडमिक्स हैं उनके सामने करेंगे, उनके रिएक्शन क्या होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद फिर कॉलेज स्टूडेंट के सामने करेंगे, और उसके बाद में हम मतलब स्लम एरिया में जाके करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, करेंगे हम। तीन अलग अलग लोगों से उनकी क्या ख्यालात है उसकी स्टडी करने के लिए आई थी, और उन्हें रिकॉर्ड करके लेके चली गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो रिकॉर्ड किया था उन्होंने मुझे उसकी कॉपी भी नहीं दी। यानी सबसे तकलीफ की बात यह है, जो रिकॉर्ड कर लिया था ना उन्होंने, वो कॉपी भी मुझे नहीं दी। एक लेटर है मेरे पास रखा हुआ मेरे फाइल में, तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, ये तो याद नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन उसका रिएक्शन कैसा, मतलब फाइनली? तो सुनिए, तो मैंने उसको बिठाया था एक्सेप्शन एंड द रूल को, मेरे ढंग से मैंने बिठाया था। ये व्यापारी है वो है, लेकिन जो न्यायालय है ना उसके अंदर का, क्योंकि इनजस्टिस जितना मतलब ये जुडिशरी जो है वो कितनी करप्टेड है, और कितनी हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है वो कभी फिलअप नहीं हो सकता कभी। और उसमें एलिमिनेशन की बात जब की थी तो मैंने क्या किया था कि जो जज है ना उसका कॉस्ट्यूम ही बदल दिया था पूरा, उसको मैंने कथाकली के कॉस्ट्यूम में लाया था जज को। अच्छा। और व्यापारी को भी उसके अपने ढंग से लाया था व्यापारी को। और पुअर बेचारा जो कुली है बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, लेकिन व्यापारी के दिल में, श्रीमंत आदमी के दिल में हमेशा गरीबों के खिलाफ कुछ ना कुछ चलते रहता है, उनका डर रहता है। हालांकि गरीब आदमी माजूर रहता है, वो कभी रिवेंज लेने का सोचता नहीं। ये दोनों कैरेक्टर का एनालिसिस मैंने किया था। और तीसरा एक गाइड रहता है, गाइड इसको बोलता है कि देख तेरा यूनियन है, इसको जब यूनियन की बात करता है तो उसको हटा देता है नौकर को। और डेजर्ट की जर्नी है पूरी, डेजर्ट की जर्नी है। वो लोग ऑयल के जो फील्ड्स है वहाँ पर जाने वाले रहते हैं, जल्दी गए तो इनको गुत्ता मिल जाएगा। व्यापारी इसको बहुत मारते रहता। तो मैंने हेडगियर बनाया था बहुत बड़ा कथाकली के साथ, उसके ऊपर न्याय बीच में डैश देके लय, न्यायालय को 2 वर्णों में तोड़ दिया था, न्यायालय। और आधा जो है ना फेस, उसको जो है सो ईगल, मतलब ईगल नहीं, वो वल्चर के जैसी सूंड लगाई थी बड़ी, और आधा जो है सो ग्रीन, आधा जो है सो लाल, पूरा कॉस्ट्यूम में। और जब जज लेके आता है ना तो जज उसको एक प्रोसेशन में लेके आता है, डांस करते हुए, नाचाते हुए इसको। ये सब होने का प्रोडक्शन जब हमने एलिट क्लास की तरफ किया तो उन्होंने उसके एलिनेशन की बात की कि यहाँ पर वो सब टूट जाता है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या है, वो ब्रेथ ने क्यों कहा था आई एम इंटरेस्टेड इन द कॉज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट। ये सब बातें हो गई, बहुत ही पेपर जो सबमिट हुए वो सब लेके चले गई वो। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट के सामने जब किया तो उन लोगों ने अपना अपना ख्याल कहा। लेकिन जब ये हमने स्लम एरिया में किया, क्योंकि वो जज वो उसमें एंड में वो जो एक सीन है जिसमें डेजर्ट में रात में अकेला व्यापारी रहता है, उसके पास पानी खत्म हो जाता है। ये कूली के पास एक मटका रहता है जिसमें पानी रहता है। कूली को ये लगता है कि भाई मैं पानी मेरे इसको दे दूँ, मालिक को दे दूँ, और चांदनी रात रहती है तो ये कूली पानी का मटका ले जाके उसको देना चाहता है। लेकिन इसके दिमाग में हमेशा यही चल जाता है कि कूली कहीं मेरे को मार न डाले, अकेले दोनों ही हम, तो पिस्टल उसको निकाल के बैठा हुआ रहता है। तो ये कूली पानी का मटका ले जाके देने के लिए जाते रहता है, तो इसको पत्थर दिखता है, बड़ा पत्थर है ऐसा समझ के शूट कर देता है। शूट करते ही कूली मर जाता है। कूली की औरत कोर्ट में जाती है तो वो गाइड बोलता है कि मैंने उसको मटका दिया था, देखो पानी पीने के लिए, गाइड ये सोचा ये मटका है। लेकिन जज बोलता है नहीं नहीं नहीं, बोलो। व्यापारी को बोलता है बोलो तुम क्या बोलना है तुम्हारे, तुमने सेल्फ डिफेंस के लिए मारा ना कूली को, तो हाँ 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 बोलता है। और इधर से जो जज था ना उसकी तरफ से लाल स्ट्रिंग्स मैंने लगाए थे उसकी नाखूनों को पूरी। जब वो औरत से बात करता है, उसकी कूली की औरत से, तो वो लाल स्ट्रिंग्स की बात करता है ऐसा खिला के, इधर हरे स्ट्रिंग्स रहते हैं जज के। तो वो होने के बाद वो बता कि नहीं 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 उसने मार दिया है और वो कुछ नहीं देगा, वो तुम्हारा मर्द जो उसको मारने गया था, वो पानी का मटका भी रहा तो उसको पत्थर दिखा, बोल के जजमेंट देता है।
तो उतने में जो ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए थे, लेडीज जो बैठी हुई थी, वो उड़ गए पूरी। नीचे आके बोली, अरे ऑर्डनरी जो थी, अरे माटी मिले, हम तो जज, तू काय का जज है? बोले तेरे हमारे सामने उन्हें मट्टी का घड़ा लेके जा रहा था पानी भरने के लिए, अच्छा। पानी भरा हुआ, तू ऐसी कैसा बीच में उठ के हम लोग उसके एंड में उसको मारने गए वो लोग। दैट इज द ब्रेक। वो मेरे को सक्सेसफुल लगा। हाँ। और जर्मनी से वो लोग भी, जर्मन वाले जर्मन लोग भी आए थे, वो लोग भी परेशान हो गए। अरे एक्सेप्शन इन द रूल में वो भी हुआ है। मतलब इसका अगर असर पड़ा इसका अंदर उन पे, बहुत बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, बहुत ही बड़ा असर। मुझे भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं बोलता था ठीक है, जो भी एलिमिनेशन की बात है उतनी करनी है। और कहीं एक जगह तो मैंने उसी रिपीट भी किया था, रिपीट करूं लोगों को बहुत पूछता था मैं। अच्छा। क्योंकि वो सीन ही इंपॉर्टेंट है ब्रेक का। एक्सेप्शन इन द रूल बहुत अजीब नाटक है वो, गाना भी है उसमें, सब कुछ है, लेकिन जो मैं चाहता था वो हुआ है एक्सेप्शन इन द रूल में। अभी तो ये बातें मेरे पास रंगधारा के थिएटर में हुई है, हमने की है। अब फायर का भी वैसी हुआ है बाहर। अब पंच परमेश्वर की बात कर रहा था मैं। पंच परमेश्वर वो, यानी हमारे अनंता का दिमाग पर हमारा ये मानना पड़ेगा कि पंच परमेश्वर हम जब कर रहे थे, लेकिन हम बहुत लकी हैं रंगधारा वाले। कैसे? लकी इसलिए बोलते हैं कि हमको जितने भी कलाकार मिले हैं वो अपने अपने ढंग से मिले हैं। मतलब हमारा तकदीर अच्छा समझो या हमारी क्या पता नहीं क्यों हमको मिले हैं, क्यों मिले हैं ये पता नहीं, लेकिन मिले हैं। ऐसे कुछ ऐसी कलाकार मिले हैं जो जिसका मैंने हिंदी में जो किया है। तो पंच परमेश्वर जब करने लगे तो पंच परमेश्वर स्टोरी है इसकी, मुंशी प्रेमचंद की, जिसका अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन एडॉप्शन बिंदु साहब ने किया था। तो वो एक गांव का सीन है जिसमें एक पंचायत बैठती है और एक फैसला देने का रहता है कि क्या ऐसा हुआ, क्या वैसा हुआ, क्या। तो वो पूरा झोपड़ियों का सीन है, गांव का सीन है। तो सेट कहाँ से लाना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया था। तो सेट लाने के लिए मैंने सोचा कि भाई सेट कहाँ से लाना। तो सेट लाने के लिए तो मैंने सोचा कि कहाँ लाना। एक दिन मैं डॉले स्कूल में गया था। अच्छा। डॉले स्कूल बोल के है ना वहाँ सुल्तान बाजार में। तो वहाँ पर क्या है, जो उनके ड्यूटीज करने वाले जो चपरासियाँ वगैरह है ना नौकर, हाँ। तो उनके लिए बड़े बड़े इमली के झाड़ से बहुत बड़ा मैदान है। अच्छा। तो वो झाड़ों के नीचे उनकी झोपड़ियाँ हैं। तो मैंने कहा कि इसका सेट बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, मतलब घर के लिए। और तो मैंने अनंता से बात की तो बोले ओके ठीक है अपन कर लेंगे। तो फिर वो अनंता ने वो शतरंजा उतरंजा डालने का इंतजाम कर दिया। और बोले अब मैंने अनंता लाइट्स तो नहीं, पैसे तो नहीं है ना आपके, पैसे लाइट्स लगाना तो बहुत पैसे होना, कनेक्शन होना, वायरिंग होना, ये होना, बाद में देखिए अपन सोचेंगे बोल के बोले। तो मैं बोला शाम में अपन बैठेंगे यार, यहाँ जाके बैठ के हम देखते थे कि शाम कब होती है, अरे अंधेरा कब गिरता है। तो अंधेरा गिरने लगने का हमने कहा कि भाई एक आइडिया तो आती है यार, क्या करेंगे, वो बात की बात है। तो लेकिन इस नाटक में काम करने के वास्ते कौन कौन थे पता है आपको? एक्स जेलर मिस्टर कुडूकर, चंदा मामा के संपादक भालचंद्र पाठक, चंद्रमा मैगजीन, उनकी बीवी पी सुंदरैया की मिसेस लीलाताई सुंदरैया। पी सुंदरैया वो तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर, और लीलाताई सुंदरैया उसमें थे। मिस्टर बिंदु साहब आर्किटेक्ट वो उसमें थे। और बाकी के और जो बड़े बड़े नाम जो थे ये थे, पी सुंदरैया साहब थे। और तो नाम याद नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन सब बहुत ही यानी बड़े लोग थे, मेरे से उम्र से भी बड़े थे वो लोग। और वो लोग सभी डिसाइड हुआ, अच्छा मैंने कहा विदाउट माइक्रोफोन करना है और लोग आके बैठेंगे, तो ऑडियंस के अंदर से आना जाना सब आपको करना है। तो मैंने पैसेजेस भी रखे कि ऑडियंस के अंदर से कैरेक्टर्स आएंगे, ये होंगे। और मैंने पंचायत के सीन के लिए एक चौकी रखी थी। अच्छा। तो मैंने और अनिता ने डिसाइड किया कि भाई अब जो करना है, तो एकदम आइडिया आई मेरे गांव की, जहाँ पर लाइट्स नहीं थे। तो वो गांव में क्या था, एक बड़ा खंभा रहता था, उसको एक बड़ा एक दिया रहता था,
शाम में 6-7 बजे एक आदमी आता था, उसके अंदर वो चिराग लगा के चले जाता था। वो रात के 12-1 बजे तक जलता था, बाद में बंद हो जाता था, बुझ जाता था। तो वैसे एक आनंद था, बोला भाई एक काम करना पड़ेगा तेरे को, एक पिलर गाड़ना पड़ेगा ऐसा बड़ा। तो वो गाड़ दिया। हाँ। फिर मैं बोला उसको एक किला लगा दो, बड़ा कंदील ला के लगा देना है इसमें। फिर बोला अपन हर एक को एक कंदील दे देंगे, लालटेन। अच्छा। लालटेन दे देंगे। अब लालटेन देने के बाद क्या करना है? क्या करना है? तो ठीक है, देखेंगे अपन। हाँ। तो नाटक तो बराबर हम 5:15 को शुरू कर, शायद 5:30 बजे शुरू कर शायद टाइम में। और पंचायत के सीन को एग्जैक्टली शाम हो गई, पूरी रात हो गई। अब लोग परेशान, ऑडियंस भी परेशान, लाइट्स किधर भी नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं था। तो एक आदमी, गांव का आदमी ड्रेस डाल के आ गया और उसने एक बड़ा कंदील, वो जो खंबा गड़ा हुआ था ना बीच में सेंटर में, पंचायत के बाजू, तो पंचायत के लिए चौकी डाल दी थी, बड़ी चौकियां, 2-3 चौकियां डाल दिए थे, उसको लगा दिया। लगा देने के बाद अब जो पंचायत का सीन शुरू हो गया ना, शुरू होने वाला है, तो घर के अंदर से हर आदमी अपना अपना कैरेक्टर जो है सो अपना अपना कंदील लेके आ रहा, लाके अपना अपना कंदील लेके आ रहा। हाँ, और वो लालटेन में पूरी पंचायत बैठ गई और पूरी पंचायत हो गई। अरे एनवायरमेंटल थिएटर। अब ये कल्पना कैसे आई ये मत पूछो आप। अगर इसमें अमिताभ का कॉपरेशन भी बहुत था, क्योंकि वो जो आइडिया जो थी, तो यानी नाटक ऐसा भी हो सकता है। यानी रंगधारा ने कभी भी रोका नहीं अपने आप को। और एक नाटक जिसका अंदर यानी बड़ी हस्ती जो आई थी, तो बोलने का रहेगा, भूमा बादल सरकार का। मैं जो भूमा कर रहा था एसडी हॉल में, तो एसडी हॉल में कहाँ तो बादल दा खुद आए थे। क्या बात? बादल दा, या उनकी किताब है मेरे पास, बताता हूँ उनको, थर्ड वर्ल्ड थिएटर को उनके साइन से दी फिल्मी से। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आए? और बादल दा देख के परेशान हो गए कि ये तुमने कैसा डिजाइन किया है। क्योंकि भूमा में एक कैरेक्टर को कस्तूरी बोल के था, उसको ऐसा उछाल के फेंकते थे, और आदेश के भाई थे शायद, उनका नाम अक्षय था, वो बड़ा हाइट थी उनकी, वो हाथ में पकड़ लेते हैं ऐसा उसको, और पकड़ के घुमाते हैं, और वो पूछते हैं शर्मा, वो जो ऊपर गया था ना चांद के ऊपर, शर्मा क्या नाम उनका, जो कोई शर्मा गए थे ना ऊपर चांद के ऊपर, कुछ नाम है शर्मा साहब, जो चांद पे, राकेश शर्मा। हम पूछते हैं कैसा दिख रहा है भारत, तो वो ऊपर से बोलते हैं भारत तो नहीं दिख रहा अम्मा, तुम दिख रहे हैं बोल के बोलता है। यानी एक आइडिया जो बोलते हैं ना, ये आइडिया कैसे आती है, यानी ताज्जुब की बात है ना, भारत शर्मा भी देखने की बात, यानी भूमा भी वैसी किया हमने, यानी हो सके उतना दिमाग से चले सो भूमा भी है हमारा। यानी रंगधारा के क्रेडिट में ये सब चीजें बहुत ही अजीब चीजें करते चले गए हम लोग। राजा खेल बोल के एक प्ले था, ट्रैक वो स्ट्रेच वो रहता ना ऐसे सर्कस में, वो सर्कस के जैसा किया है हमने। हाँ, अब वो डबल बेड गुड्डी पप्पू मुन्ना में विनय वर्मा का कैरेक्टर, जो विनय वर्मा की एज क्या है देखिए, और उन्होंने 12 साल 13 साल का काम किया। उसमें अनंत कुलकर्णी है, रश्मि सेठ है, जादव है, और मल्टीपल यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज किया है हमने। रंगधारा के प्रोडक्शन से मल्टीपल यूज ऑफ प्रॉपर्टी किया है। टॉम सुपरमैन तो एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्शन है पूरा रंगधारा का। कैलिपर पेन के आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट कोऑपरेशन कैसा करता है, आर्टिस्ट का कोऑपरेशन कितना अच्छा है। अगर आप वो उसका वीडियो देखेंगे ना, स्ट्रॉन्गर देन सुपरमैन का, और विनय के जो गुड्डी पप्पू मुन्ना के, अगर विनय के गाने देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि विनय खुद गा रहे हैं। एक्चुअली विनय के गाने नहीं है, भावना ने क्या काम किया है, कैलिपर कैसा करते हैं वो लोग, यानी पूरे एक्सरसाइजेस करके किए सो काम है वो।